दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं पहले अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इस वीडियो का मकसद क्या है बनाने का। अगर आप ये कहानी पूरी सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि इस वीडियो का संदेश कितना बड़ा है। दोस्तों, ये घटना है 1987 की, जब मैं स्कूल में एक टेक्निकल डिग्री ले रहा था। उस समय मेरे बगल में करीब 60-70 किलोमीटर दूर पे एक इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी और उस फैक्ट्री के लोग आए वहाँ से कैंपस सिलेक्शन के लिए। और मेरा उस समय मतलब कोर्स मेरा ख़त्म होने वाला था, लेकिन कैंपस सिलेक्शन क्या है, स्कूल में बड़ा हंगामा हुआ कि भाई बगल से आ रहे हैं और ये लोग पहले जब सिलेक्शन कर लेंगे आपका, तो आपका पहले वहाँ पे 1 साल आपको 1 साल अप्रेंटिस करनी पड़ेगी और अप्रेंटिस के बाद आपकी जॉब वहाँ पे पक्की हो जाएगी। सब लोग बड़े उत्साहित थे और एक निश्चित डेट पे वहाँ से टीम आई, कंपनी से टीम आई। कंपनी के लोगों ने पहले रिटन एग्ज़ाम लिया और रिटन एग्ज़ाम देने के बाद फिर सबको बुलाया गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या था? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या था कि इतना बड़ा एक बॉक्स था, छोटा-सा बॉक्स था और उसके साथ एक तार जुड़ा हुआ था और उसमें एक नीडल लगी हुई थी और जो बॉक्स था उसके अंदर एक साइड में 5 होल बने हुए थे और दूसरे साइड में 5 होल बने हुए थे। तो 1 मिनट के अंदर जो 10 होल में पूरे में डाल ले रहा था, उसका जो है सिलेक्शन माना जा रहा था कि हो जा रहा है। अच्छा, मेरे साथ कई लोग तो उन्होंने कोशिश करी, किसी का पूरा हो गया, किसी का नहीं हुआ जब तक मेरा नंबर आया। तो जब मुझको जब मिला, तो उसकी नीडल तब तक टेढ़ी हो चुकी थी और मैंने पहले में डाला, चलो निकल गया, दूसरे में डाला, तब तक वो नीडल टूट गई और जैसे वो नीडल टूट गई, तो हमारे जो एग्जामिनर थे, जो हमारा टेस्ट ले रहे थे, उन्होंने कहा नो 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 मिस्टर, यू आर फेल्ड। मैंने कहा सर क्यों फेल हो गया? हालांकि उस समय तो मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मैं भी समझा कि भाई जब ये नीडल टूट गई तो 10 में डालना था, मैंने तो अभी 2 ही में डाला तो मैं फेल हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जो है, फिर मैंने कहा सर जो है ये नीडल टूट गई, उसमें मेरी क्या फॉल्ट है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, आप फेल हो गए। तो मैंने कहा कि तब मैंने फिर 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा मुझको और मैंने सोचा कि अब जब फेल ही हो गया और नौकरी मिलनी नहीं है तो कम से कम अपनी बात तो कह दूं, होगा जो इसका इम्पैक्ट होगा होगा, देखा जाएगा। अगर मान लिया इन्होंने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा सर देखिए, ये नीडल टूट गई, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, आप मुझको दोबारा मौका दीजिए और अगर मैं दोबारा भी अगर फेल हो जाता हूँ तो आप मुझको मानिए कि मैं फेल हूँ। 1 मिनट उन्होंने भी सोचा, उनको भी लगा कि नहीं ये लड़का सही कह रहा है, तो उन्होंने फिर मुझको दूसरा सेटअप दिया और आप यकीन मानेंगे कि मैंने उसको उस टास्क को 50 सेकंड के अंदर पूरा कर लिया और वो मेरे ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट क्षण था, मतलब वो जो डिसीजन था, वो डिसीजन ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। उस डिसीजन के नाते मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी का मतलब अप्रेंटिसशिप के लिए एक ऑफ़र मिल गया, जो बाद में परमानेंट जॉब में तब्दील हो गई। मेरी कंपनी सरकारी कंपनी है, सरकारी फैक्ट्री है और मैं वहाँ पे बड़े आराम से नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो स्टेप अगर मैंने शुरू में अगर नहीं उठाया होता, अगर उस समय मैंने अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाई होती, तो शायद मेरे को वो नौकरी नहीं मिलती। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। मैं ये टॉपिक क्यों चुना हूँ? इसलिए कि मैं एक अभी हेडिंग पे मतलब एक वो आर्टिकल पढ़ रहा था। उसका आर्टिकल में था कि बहुत सारी आवाज़ हैं, बच्चों की आवाज़ें हैं, जो नोटिस नहीं की जाती हैं, जो सुनी नहीं जाती हैं। तो मैं इस पे मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ। वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैंने जब देखा तो मेरे लिए जो न्यूज़ था एनसीआरबी की, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जब मैं पूरा आर्टिकल जब पढ़ने लगा, तो उसमें था हर साल जो भारत में है वो 2% के रफ्तार से हर साल यहाँ पे जो सुसाइड के रेट है वो बढ़ते जा रहा है। यानी कि अगर पहले साल अगर 2% है तो अगले साल 4%, उसके अगले साल 6%, उसके साल अगले 8%। लेकिन उससे वो जो शॉकिंग न्यूज़ मुझको मिला, उससे जो शॉकिंग न्यूज़ मिला कि बच्चों का प्रतिशत, यानी जो बच्चों के सुसाइड का रेट है वो 4% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी अगर टोटल सुसाइड अगर हो रहा है, और एक शॉकिंग चीज़ आपको बता दूं कि जितना आज की डेट में बर्थ रेट है, उससे ज़्यादा आज की डेट में सुसाइड रेट हो गया है। और जब मैंने ये पढ़ा कि मतलब बच्चों का जो सुसाइडल रेट है, तो ये 4% की दर से क्यों हो रहा है, तो मैंने उस पर थोड़ी बहुत खोजबीन करी। तो उसमें जो खोजबीन जो मेरे समझ में आया, उसमें खोजबीन आए कि हम अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनते हैं। आपको लगता है कि हम अपने बच्चों को खाना देते हैं, अच्छा पहनना देते हैं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, टाइम टाइम पे उनको सारा कुछ मिलता है और वो मेरा बच्चा ग्रोथ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद ही मेरा इसलिए है कि मैं आपको आगाह कर सकूं कि आप अपने बच्चे की आवाज़ सुनिए। मैं आपको छोटी-मोटी 1-2 घटना बताता हूं, जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा। मेरठ मेरठ में एक घटना हुई थी, उसका अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। उस मेरठ वाली घटना को देख करके मेरा
कलेजा हिल गया, मेरी आत्मा हिल गई भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। उस आर्टिकल में यह था कि एक किराने की दुकान चलाने वाला आदमी अपने लिए एक प्राइवेट रूम बना रखा था और उसमें वो अ, लगा रखा था, सीसीटीवी लगा रखा था और वो उन बच्चों के साथ वो गलत काम करता था और उसकी उसकी जो है वीडियो बना करके फिर उनको जो है अब उनके साथ रेगुलर बेसिस पे ब्लैकमेल करके उनके साथ करता था। एक नहीं, कम से कम 115 बच्चों का रिकॉर्ड है। इसी तरह से एक बलिया की रिपोर्ट है। बलिया में एक स्कूल में पढ़ाने वाला 25 साल का बच्चा, नाम मैं नहीं उजागर करूंगा लेकिन मैं स्क्रीनशॉट आपको जरूर भेज दूंगा, मैं अपने वीडियो में लगा दूंगा उसका स्क्रीनशॉट। और उस वीडियो में था, उस न्यूज में था कि उस 25 साल के जो लड़का था वो अपने घर पे ही अपने ही किसी एक शिष्या को अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उसने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करी, लेकिन बच्ची ने हल्ला मचाई तो वो हल्ला से जो है क्या हुआ कि पड़ोसी लोग सब उसके पास आ गए और उन्होंने उसको उसके चंगुल से बचाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरी घटना मैं बता रहा हूँ। तीसरी घटना में एक पुणे के एक स्कूल में, पुणे के पास से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में एक स्कूल में एक चर्चा चल रही थी। वहाँ पे बच्चियों को समझाया जा रहा था कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और उसके उस दौरान जब वो जो सेशन चल रहा था तो उस दौरान एक छोटी लड़की, मेरे ख्याल से 8 साल 10 साल की एक बच्ची थी, उसने अपने को बताया कि एक अंकल के बारे में बताया जो जब वो घर से अपने स्कूल आती थी वो उस बीच में एक अंकल का घर पड़ता था जो अकेले रहते थे, उन्होंने उसके साथ कुछ गंदा व्यवहार किया था। और जब उसने वहां पे सबके सामने वो बताया, जब उसको बैड टच और गुड टच समझाया जा रहा था, तब उसने बताया कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई। तो उसको स्कूल प्रशासन ने और गांव के लोगों ने मिल करके उस जो अंकल थे, अंकल को पुलिस के हवाले किया। मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर आपके बच्चों के साथ, जैसे कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, आप तो सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आप सबके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो आपके घर में आता है, जो आपके अगल बगल रहता है, हो सकता है उसकी नज़र अच्छी ना हो, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को किसी बात के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, जब तक उसके साथ आप जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक वो आपसे अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता और वो बहुत कुछ सहते रहता है। और यह सहने का ही नतीजा होता है कि एक दिन आपका बच्चा सुसाइड के लिए प्रेरित हो जाता है। कई बार आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चे गेम खेलते खेलते बहुत सारा पैसा लुटा देते हैं, बहुत सारे कर्जदार हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। लड़कियां जो है डिजिटल अरेस्ट हो जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है गलत तरीके का, वीडियो दे करके उनको दिखा करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको सुसाइड के लिए, और वो सुसाइड के लिए प्रेरित हो जाती हैं और सुसाइड हो जाती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे की जान की अगर कोई अपहरण कर ले और आपसे कहे कि आप इसके लिए अपनी पूरी दौलत जो है दे दीजिए, मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा, मुझे नहीं लगता कि आप 1 सेकंड भी देरी लगाएंगे। आप अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए आप अपनी पूरी दौलत लगा देंगे। लेकिन 1 मिनट अगर आप उस बच्चे की अगर हर दिन अगर 1 मिनट अगर आप उस बच्चे के साथ बैठें और उससे उसके अंदर तक की अगर आवाज़ निकाल सकें, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और उसके साथ कभी भी जब कोई दुर्घटना होगी, तो उसके पहले वो बच्चा आगाह होगा और वो उसके अंदर ये कहने की हिम्मत होगी और वो अपना हिम्मत जुटा करके और अपनी बात कह सकेगा और फिर उसको कोई हाथ नहीं, क्योंकि ये उसको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। और ये चीज़ें उसको अंदर विश्वास होना सबसे बड़ी ज़रूरी है। मतलब उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर अपने घर में किसी की शिकायत करूँगा, अगर मैं अपने घर में कोई चीज़ बताऊँगा, तो मेरे पापा मेरे साथ खड़े रहेंगे या मेरे परिवार के लोग खड़े रहेंगे। कई बार क्या होता है कि जब कोई शिकायत की बात होती है, तो हम बजाय सामने वाले को अपने बच्चे को डाँटते हैं। पहले आपको अपने बच्चे की आवाज़ सुननी चाहिए, आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत है, तभी आपको डाँटना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं ना, या आप अपने बच्चे को जो भी सिखाते हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि कोई कोई भी जो ज्ञान होता है ना, शुरुआत में जो 8 से 10 साल के अंदर जो हम लोग वो ज्ञान सीख लेते हैं, वही पूरी ज़िंदगी काम आता है। तो इसलिए शुरुआत में ही आप अपने बच्चे के साथ खड़े रहिए, आप कुछ मत करिए। आपको लगता है ना कि आपके लिए सामान्य बात है। मैं आपको बताऊँ कि जब मेरा बच्चा इंटर पास करके निकला और मैं उसको छोड़ने गया था हॉस्टल, और जब मैं उसको हॉस्टल छोड़ करके, हम पति-पत्नी दोनों थे, और ये करीब रात में 11 बजे हमारी ट्रेन थी, ये मथुरा से थोड़ी दूर पे उसका कॉलेज था, उसको छोड़ के आए। और उस दिन संजोग से बहुत सारे बच्चे थे नहीं, पूरे हॉस्टल में बहुत गिने-चुने बच्चे थे। तो ये थोड़ा-सा आशंका भी हुई, लेकिन अब ट्रेन में रिज़र्वेशन था, आना भी ज़रूरी था। तो हम लोग जब आ रहे थे, और मैं बता दूँ आपको कि उस बच्चे को छोड़ने के बाद मैं कम से कम हफ्ते भर तक मेरे आँख से आँसू निकलते रहते थे। जो बच्चा हरदम आँख के सामने रहता था, उसको अकेले कहीं छोड़ कर के आने की कल्पना
से ही जो है जब इसको छोड़ने जाना था तभी मेरे आँख में बार-बार आँसू आ जा रहे थे और उसको छोड़ने के बाद मैं हफ्ते भर तक रोया हूँ। क्योंकि जिस जो आस-पास रहता था तब तो उसकी कोई कमी नहीं महसूस होती थी, तब तो नहीं लगता था। लेकिन जब छोड़ के आया, उस छोड़ के आने के बाद जो कलेजे में जो टीस हुई, उसका दर्द मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं ये कभी किसी को नहीं चाहूँगा कि किसी के बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो, कोई अनहोनी हो। मेरी ये सबसे बड़ी सीख है जो मेरी, अब मैं आपको बताऊँ, जो मैं ये आवाज़ जो उठा सका, मैं जो नौकरी ले सका, उसका कारण सिर्फ़ इतना था कि मेरे पिताजी जितने भी थे कम पढ़े लिखे थे, अब बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारा बेस मजबूत बनाया। उन्होंने एक शिक्षा दी कि कभी भी कोई बात हो तो अपनी आवाज़ खुल करके कहो। मैं उस आवाज़ का प्रयोग किया। उन्होंने शुरू में ही मुझे जैसे डिक्शनरी वगैरह पढ़ाना, डिक्शनरी यूज करना बता दिए थे। उससे क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी भर जो स्पेलिंग का जो एरर होती थी, वो स्पेलिंग की एरर कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं शुरू से डिक्शनरी यूज करता था। तो ये 2 चीज़ें जो उन्होंने शुरू में पहाड़ा जो रटा दिया था, वो आज तक मेरी ज़िंदगी में काम आता है। आज तक मैं उसको पढ़ के बैठा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चे का आपके बेस मजबूत है, तो आप कुछ मत करिए। आप पूरी दुनिया में उसको कहीं भी छोड़ दीजिए, वो जाएगा और झंडा गाड़ के आएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब हाई स्कूल पास करके घर से निकला था, मेरा घर गाँव में था। जब मैं वहाँ से हाई स्कूल पास करके निकला था, तो मेरे पिताजी ने केवल स्कूल के एडमिशन की फीस और खर्चे का पैसा उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया था और कहा, बेटा जहाँ तुमको पढ़ना हो, वहाँ तुम जा करके पढ़ो और जैसे भी पढ़ना हो पढ़ो, जो तुम्हारे लिए जो पैसे की ज़रूरत होगी, वो पैसे की ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। और वो जो मैं घर से जो निकला और निकलने के बाद जो मैंने जो व्यावहारिक ज्ञान जो सीखा, उस ज्ञान का नतीजा ये है कि आज भी पूरी दुनिया में कहीं भी अगर जाना होता है, किसी से कोई बात करना होता है, तो हिचक नहीं होती है। कुछ न करिए, लेकिन आप अपने बच्चे को कम से कम इतनी हिम्मत, इतना उसको तेज बनाइए कि वो अपनी बात कह सके, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर सके। और इससे क्या होगा, मैं और आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको बच्चे की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरा बच्चा जब इंटर में गया तो बगल में एक कोचिंग कॉलेज खुला, मतलब कोचिंग एक सर आते थे पढ़ाने, आईआईटी की तैयारी करवाते थे। बहुत सारे बच्चे उसके साथ थे, सब आईआईटी की तैयारी सर से करने लगे और उस समय मैंने करीब 40,000 रुपया उसकी फ़ीस दी थी और उस समय जितनी नौकरी थी मेरी, जितना तनख्वाह था, उस हिसाब से वो 40,000 रुपया मेरे बजट से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने दिया था। लेकिन मुझे उस पैसे की तकलीफ़ नहीं थी। मैं देखा कि मेरा बच्चा, उसको इतना होमवर्क मिल जाता था, इतना होमवर्क स्कूल से मिल जाता था और इसके बाद घर पे भी माँ-बाप के प्रेशर रहता था कि बेटा तुम पढ़ नहीं रहे हो, बेटा तुम ये, और वो, मैं बताऊँ कि वो साइकिल चला के रख के आता था और जैसे ही वो आता था, खाना खाता था, तुरंत पहले तो ट्यूशन के लिए चला जाता था। फिर उसके बाद वहाँ से लौट के आता था, कोचिंग के लिए आता था। फिर उसके बाद आकर के घर में जो है वो जितना होमवर्क उसको मिला रहता था, वो सारा करता था। फिर मुझे देख के, और उसका जो 6 मंथली जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट धीरे-धीरे गड़बड़ होने लगी और मैंने देखा कि इसकी सेहत भी थोड़ी डाउन होती जा रही है और मुझे लगा कि ये, जब उसका जो स्कूल का भी मैंने ग्रेड देखा तो वो भी डाउनफॉल जा रहा था। मैंने मिसेज को बुलाया, मैंने कहा कि देखो ये तो गड़बड़ बात है। ये अगर मान लीजिए कि अगर ये इंटर फेल कर जाता और आईआईटी में सिलेक्शन भी हो जाता तो किस काम का है? मैंने कहा पहले इसका इंटर का बेस ज़रूरी है, इसका ये ज़रूरी है, मुझे पहले इसको ये पास कराने दो, आईआईटी करता रहेगा। और मैं आपको बताऊँ, मैंने उस 40,000 का मोह नहीं किया। वो आईआईटी का जो सपना था, वो मैंने आईआईटी का सपना खुद भी छोड़ दिया, मैंने बच्चे को भी छुड़ा दिया और वो इंटर वो पास कर गया। उसके बाद भई अब हर बच्चे का लेवल तो एक जैसा नहीं होता ना, तो उसके जितना लेवल था उसने अपना एक प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और आज वो इतना कमाता है जितना कोई आईआईटी करके कमाता है और मुझे उस पे गर्व है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को जीने दीजिए। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि वो आपके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जितना अपने बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप दोनों की बॉन्डिंग वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप उसके पीछे किसी चीज़ की मत पड़िए, उसके जो अंतरात्मा में चल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए, उसकी आवाज़ समझने की कोशिश करिए और उससे उसके साथ उस तरह से व्यवहार करिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।